नमस्कार। सोचिए क्या होता है जब इतिहास, साइंस फिक्शन और एक लव स्टोरी तीनों एक साथ मिल जाते हैं। आज हम प्रारंभिक वैदिक काल को एक बिल्कुल अलग, एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां भविष्य का एक विलन अतीत को बदलना चाहता है और हमारे आज के हीरोज उसे रोकने के लिए टाइम में पीछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनोखा सफर। तो कहानी शुरू होती है हमारे दो मुख्य किरदारों से, हरिओम और समायरा। दोनों के बीच ना एक छोटी सी नोकझोंक चल रही है और ये सब ठीक उस पल से पहले हो रहा है जब सब कुछ बदलने वाला है। समायरा थोड़ी गुस्से में है, आखिर हरिओम उसे ताम्र पाषाण युग यानी कि चैल्कोलिथिक एज में जो ले आया था। लेकिन उनकी ये बहस ना बीच में ही रुक जाती है। क्यों? क्योंकि अचानक एक जोरदार धमाका होता है, एक नया पोर्टल खुलता है और वो उन दोनों को खींचकर टाइम में और भी पीछे फेंक देता है। कहाँ? सीधे 1500 BCE में, यानी आर्यों के आगमन के दौर में। तो अब हमारे हीरोज लैंड कर चुके हैं प्राचीन इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में, 1500 ईसा पूर्व। ये वो दौर था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को एक बिल्कुल नई दिशा दी थी। जब उन्हें होश आता है तो वो क्या देखते हैं कि उनके आसपास लंबे चौड़े लोग हैं, घोड़ों पर सवार हैं और युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ये उनकी पहली मुलाकात थी आर्यों से, और एक बात बिल्कुल साफ थी, इन लोगों का घोड़ों से रिश्ता बहुत गहरा था। और समायरा का ये कमेंट असली हॉर्स पावर एकदम परफेक्ट है। ये बिल्कुल सही बताता है कि आर्य संस्कृति में घोड़ों की क्या अहमियत थी। देखिए, घोड़े सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं थे, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत थे, उनकी स्पीड और प्रतिष्ठा का प्रतीक। यही हॉर्स पावर थी जो उन्हें इस नए इलाके में स्थापित होने में मदद करने वाली थी। तो चलिए एक काम करते हैं, जो हमारे किरदार देख रहे हैं उसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये लोग जिन्हें हम प्रारंभिक वैदिक आर्य कहते हैं, आखिर थे कौन? ये मध्य एशिया के स्टेपीज से आए थे। कमाल के घुड़सवार थे, जो तो हम देख ही रहे हैं। उनकी अर्थव्यवस्था वो पूरी तरह से पशुपालन पर आधारित थी, खासकर गायों पर, जो धन का मुख्य स्रोत मानी जाती थी। उनकी सोसाइटी कबीलों में बटी हुई थी और बड़े फैसले सभा और समिति जैसे परिषदों में लिए जाते थे। और हाँ, वो प्रकृति के उपासक थे और उनके सारे मंत्र वैदिक संस्कृत में थे, जो आगे चलकर वेदों का आधार बने। कहते हैं ना, पहली मुलाकात हमेशा याद रहती है। और ये वाली तो काफी फनी भी है। आर्य सरदार हरिओम के शैम्पू किए हुए बालों को देख के हैरान है। ये छोटा सा मजेदार पल हमें एक झलक देता है कि कैसे दो बिल्कुल अलग संस्कृतियां मिलती हैं और इससे उनके समाज में संपत्ति और भारी दिखावे की अहमियत का भी थोड़ा अंदाजा लगता है। ये सोचना काफी दिलचस्प है कि उस युग में धन का मतलब क्या था। आज हम सुपर कार या बैंक बैलेंस देखते हैं, है ना? लेकिन तब किसी का स्टेटस इस बात से तय होता था कि उसके पास कितने घोड़े और मवेशी हैं। गायें तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी और रथ वो उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थे, जो युद्ध में एक निर्णायक बढ़त देते थे। और वेदों का ज्ञान, उसको आप आज की एलीट एजुकेशन समझ लीजिए, जो समाज में सम्मान और शक्ति दिलाता था। और तभी कहानी में आता है एक ट्विस्ट। काले धुएं के बीच से एंट्री होती है विलन की। विलन, और इसका इरादा सिर्फ थोड़ा बहुत हंगामा करना नहीं है, नहीं, इसका प्लान है इतिहास को ही भ्रष्ट करना। विलन का लक्ष्य एकदम साफ और काफी नाटकीय है। वो वेदों को बदलकर इतिहास की धारा को ही मोड़ देना चाहता है। तो अब दांव बहुत ऊंचे हैं, सिर्फ हमारे नायकों के लिए नहीं, बल्कि पूरे इतिहास के लिए। विलन की योजना काफी शातिर है और 3 चरणों में काम करती है। पहला कदम, आर्यों की सबसे बड़ी ताकत, उनके घोड़े, उन्हें चुरा लो ताकि वो कमजोर पड़ जाएं। दूसरा, वेदों से उनके मूल मंत्रों को निकाल दो, जिससे उनकी सांस्कृतिक नींव ही खत्म हो जाए। और अंतिम चरण, इन्हीं चुराए हुए मंत्रों से अपनी हिस्ट्री इरेजर मशीन को शक्ति दो, ताकि इतिहास हमेशा के लिए बदल जाए। और इसके साथ ही एक्शन शुरू हो जाता है। विलन अपने भविष्य के हथियारों को मैदान में उतारता है, रोबोट घोड़े जो सीधे वहां मौजूद आर्यों पर हमला कर देते हैं। और यहाँ समायरा का कमेंट, ट्रैक्टर का बच्चा, इन अजीब से रोबोट घोड़ों को पूरी तरह से बयां करता है। इस लड़ाई के बीच में ये हल्का फुल्का मजाक कहानी को काफी मनोरंजक बनाए रखता है। तो अब हरिओम और समायरा भी एक्शन में आ जाते हैं और वो भविष्य की तकनीक का सामना करते हैं अतीत के हथियारों से, यानी धनुष, बाण और लाठी से। ये एक शानदार टकराव है, प्राचीन कौशल बनाम भविष्य की मशीनें हैं। लेकिन इस लड़ाई का अंत बहुत ही मजेदार ढंग से होता है। भविष्य का ये इतना बड़ा खतरा एक बहुत ही आधुनिक समस्या से हार जाता है। बैटरी लो, उसकी बैटरी ही खत्म हो जाती है। लेकिन असली खतरा ये रोबोट थे ही नहीं। असली टकराव, जो फाइनल मुकाबला है, वो है विलन की मशीन के साथ। वो मशीन जिसे पवित्र वेदों को चुराने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मशीन विलन का अंतिम हथियार है।
इसका काम है वेदों का सार यानी उनके मूल मंत्रों को निकाल लेना, जिससे इतिहास की नींव ही हिल जाए। और फिर आता है चरमोत्कर्ष। जब मशीन वेदों से मंत्रों को खींच ही रही होती है, समायरा आगे बढ़ती है और मशीन का पावर केबल ही खींच लेती है। बूम! एक बड़ा धमाका होता है, मशीन तबाह हो जाती है। वेद सुरक्षित हैं और इतिहास भी बच जाता है। तो इतिहास तो बच गया, लेकिन इस पूरे रोमांचक सफर से हमने प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में क्या सीखा? चलिए इस साहसिक कहानी से जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं उनको समझते हैं। और कहानी का अंत होता है हरिओम की इस प्यारी सी लाइन के साथ। ये लाइन इस पूरे ऐतिहासिक साहसिक कार्य को और हमारे किरदारों की व्यक्तिगत कहानी को बहुत खूबसूरती से एक साथ जोड़ देती है। तो इस पूरी कहानी के जरिए हमने प्रारंभिक वैदिक समाज की एक झलक देखी, जो मूल रूप से 4 स्तंभों पर टिका था। राजनीतिक रूप से ये एक कबीलाई व्यवस्था थी जिसे सरदार चलाते थे। सामाजिक तौर पर यह एक पितृसत्तात्मक समाज था और वर्ण व्यवस्था के शुरुआती संकेत हमें यही मिलते हैं। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पशुपालन पर चलती थी, जहां असली संपत्ति गाय और घोड़े ही थे। और अंत में उनका धार्मिक जीवन, वो इंद्र और अग्नि जैसे प्राकृतिक देवताओं की पूजा करते थे और यज्ञ जैसे अनुष्ठान करते थे। और आज की ये चर्चा हम इसी मजेदार सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सवाल इस कहानी के हास्य को इतिहास और प्रौद्योगिकी के बड़े विचारों से जोड़ता है।